हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरा। डेली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम 28 मई की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के कुछ एमसीक्यूज को। तो बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। क्या है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट ड्रोन इन हेल्थ केयर सेक्टर? हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रोन को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है, आपसे पूछा गया है। तो ये है अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड ने क्या किया है? अपने रिमोट एरियाज में हेल्थ केयर फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड 8th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। स्वच्छ सर्वेक्षण वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय MOHUA इन विच ईयर? यानी ये आपसे पूछा गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वां संस्करण वाला स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2023 लागू कर दिया, लॉन्च कर दिया है। तो सबसे पहले जो स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान है वो किस साल शुरू किया गया है, आपसे ये पूछा गया है। तो ये शुरू किया गया था 2016 में। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, राइट आंसर है, वो ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रीअपॉइंट किया है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गैब्रियेसिस को एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO फॉर द सेकेंड टाइम्स। दूसरी बार ये अपॉइंट हुए हैं। टेड्रोस अधानोम इज फ्रॉम विच कंट्री? ये कौन से देश के नागरिक हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो टेड्रोस अधानोम है वो इथोपिया से क्या है, एक नागरिक हैं। और इनको दूसरी बार यानी सेकेंड टाइम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर ई, इथोपिया। उसके बाद who among the following has been appointed as the chairperson of committee B at 75th world health assembly? जो 75वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसकी कमेटी बी, उसमें दो कमेटी होती है, कमेटी ए कमेटी बी। कमेटी बी के जो चेयरपर्सन बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं अपने राजेश भूषण जी। राजेश भूषण जी को बनाया गया है कमेटी बी के चेयरमैन। ठीक है, और ये कमेटी बी कौन किसकी कमेटी है? ये 75th वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की कमेटी है। उसके बाद नेम द डायरेक्टर ऑफ ICAR सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CMFRI हु हैज रिसीव्ड द वास्विक वास्विक अवार्ड। क्या है? यह है विविध लक्ष्य औद्योगिक संशोधन विकास केंद्र। वैश्विक अवार्ड किसने जीता है, ये आपसे पूछा गया है। ये जीता है अपने ए गोपाल कृष्णन ने। ए गोपाल कृष्णन ICAR के चेयरमैन है, डायरेक्टर है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे, ये एक अवेयरनेस इवेंट है। ये ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर ऑन विच डे? किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है अपने 25 मई को। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर ई रहेगा। उसके बाद द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन नेवी एंड विच कंट्रीज नेवी, ठीक है, बायलेटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर कमेंस्ड। यानी जो भारतीय नेवी है, भारतीय इंडियन नेवी है, उसकी किस देश की नेवी के साथ एक एक्सरसाइज शुरू हुई है जिसका नाम है बोंगो सागर? तो ये शुरू हुई है बांग्लादेश। ठीक है, बी से बोंगो, बी से बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश की नेवी के साथ भारतीय नेवी का एक एक्सरसाइज होगी बोंगो सागर, ये की नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में होगी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स? यानी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो क्या है, आपसे पूछी गई है। तो ये रैंक है अपनी 54th रैंक भारत को मिली है। ठीक है, एक और बात, जो ये ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसकी जो ये रैंकिंग है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म के द्वारा दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक न्यू बुक जिसका नाम है लिसन टू योर हर्ट हर्ट
द लंदन एडवेंचर, ये किसके द्वारा ऑथर्ड की गई है? ठीक है, ये आपको बताना है कि ये लिसन टू योर हार्ट, ये किताब किसने लिखी है? ये लिखी है बहुत ही फेमस ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने ये जो किताब है वो लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी रहेगा। उसके बाद द ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम OVEP of the International Olympic Committee IOC was launched in which state? ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है ओडिशा में। नवीन पटनायक ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी। Which of the following city is the first metro city in the country to prepare a detailed register for biodiversity? जैव विविधता के लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने वाला पहला सिटी कौन सा है? पहला इंडियन सिटी कौन सा है? तो ये है कोलकाता। इंदौर और चंडीगढ़ भी इसी रास्ते पर चलेंगे, वो भी एक बायोडायवर्सिटी के लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे जिसे बोला जाएगा रजिस्टर फॉर बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन सा सिटी है इंडियन फर्स्ट सिटी जो प्रिपेयर करेगा डॉक्यूमेंट, और वो रहेगा बायोडायवर्सिटी पर। ठीक है, आपको ध्यान रखना। उसके बाद एक सुपर कंप्यूटर, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम पोरुल। ठीक है, इसे इनॉग्रेट किया गया है एनआईटी, विच एनआईटी, इन विच एनआईटी ये परम पोरुल जो सुपर कंप्यूटर है वो इनॉग्रेट किया गया है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। तो ये किया गया है अपने त्रिचपल्ली में। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ई है। एनआईटी त्रिचपल्ली में इस कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS, इसकी एक रिपोर्ट 2021 वाली जो रिपोर्ट है वो जारी हो चुकी है, और इसमें कितने स्टूडेंट्स इंक्लूड किए गए हैं NAS के द्वारा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे के द्वारा 2021 का सर्वे के अकॉर्डिंग कितने स्टूडेंट्स को इसमें ऐड किया गया है? तो आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है वो 34 लाख स्टूडेंट्स को इसमें ऐड किया गया था। आपको बता दें तो लगभग 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में लगभग 1.18 लाख स्कूल्स में लगभग 34 लाख बच्चे पढ़ते हैं, उनको इंक्लूड किया गया है इस सर्वे में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्वे माना जाता है। उसके बाद व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, यानी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA, इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो भारतीय नौसेना है, एक तरीके से एयर से मतलब वायुसेना है, भारतीय वायुसेना है, उसको कौन सी पावर रैंकिंग मिली है, कौन सी पोजीशन पर रखा गया है? तो ये रखा गया है अपनी 3rd पोजीशन पर। जो इंडियन एयरफोर्स है वो तीसरे नंबर पर स्थान उसने हासिल किया, तीसरे नंबर पर उसकी पावर है। ठीक है, सबसे ज्यादा पावर वाली एयरफोर्स है यूएसए की एयरफोर्स। ठीक है, तो रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन यूएसए को मिला है और 3rd पोजीशन इंडियन एयरफोर्स को मिला है, आपको ध्यान रखना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग has become the first Gulf state to record a case of monkeypox? पहला गल्फ स्टेट कौन सा, गल्फ कंट्री पहला कौन सा है जहां पर मंकी पॉक्स का जो एक मरीज या पेशेंट या एक तरीके से आप कह सकते हैं केस रिकॉर्ड हुआ है? तो ये है अपना UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में जो एक पहला गल्फ स्टेट है, और यहाँ पर मंकी पॉक्स का पहला केस दिखाई दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप डिस्कस करेंगे 28 मई की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज को। ठीक है, तो पहली न्यूज है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर विमल जालान, इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द इंडियन स्टोरी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन आता रहता है, और इसमें जो ये आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर है विमल जालान, ये काफी अच्छे राइटर है, ऑथर है, तो इन्होंने एक बुक को लिखा है जिसका नाम है द इंडियन स्टोरी। ठीक है, इनके बारे में पढ़े तो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर बिमल जालान ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडियन स्टोरी, और ये फोकस करेगी इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री को, यानी भारत की आर्थिक इतिहास को, और ये प्रोवाइड करेगी लेसन को। क्या लेसन प्रोवाइड करेगी, किसके लिए? फ्यूचर इंडियन पॉलिटिक्स इकोनॉमिक के लिए लेसन भी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एक तरीके से क्या होते हैं, हम कुछ ट्रेसेस लेते हैं
फर्दर इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, तो वो ट्रेसेस क्या होते हैं, फ्रॉम हिस्ट्री से होते हैं, ठीक है, इतिहास से होते हैं। तो ये उनके लिए लेसन होगा जो कि फ्यूचर इंडियन पॉलिटिक्स इकोनॉमी को सुधार रहे हैं, ठीक है, जो भी लीडर्स हैं उनके लिए लेसन रहेगा। अगर हम बात करें, ही ट्रेसेस इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी फ्रॉम 1991 टू 2019। ये 1991 से 2019 तक के 1991 से 2019 तक के जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसी भारत में लागू हुई है उन सभी को ट्रेस करेगी, और कहीं ना कहीं ये एक गवर्नेंस को, रोल ऑफ गवर्नेंस इन इम्प्लीमेंटिंग दीज पॉलिसी, ये भी आपको बताएगी कि किस तरीके से गवर्नमेंट का रोल रहा है। ये सारी पॉलिसी 1991 से लेकर 2019 तक के बीच की जितनी भी पॉलिसी बनी है उनको ट्रेस करेगी, और कैसे गवर्नमेंट का रोल रहा है इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में उसको भी ट्रेस करेगी, ठीक है। और ये जो ये राइटर हैं, ठीक है, बिमल जालान जी, इन्होंने बहुत सारी बुकों को लिखा है, जिनमें से इनकी फेमस बुक है इंडिया देन एंड नाउ। ये भी आपसे पूछी जा सकती है कि इंडिया देन एंड नाउ किसने लिखी। ऐसे ही इंडिया अहेड, ये भी एक बुक है जो कि राइट की गई है, ऑथर्ड की गई है बिमल जालान के द्वारा, ठीक है। तो बहुत ही फेमस यहाँ पर ऑथर रहेंगे, राइटर रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। इनकी बुक जो फिलहाल में लॉन्च हुई है, द इंडियन स्टोरी है। उसके बाद इंडियन नॉवल, एक भारतीय उपन्यास है, टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी टॉम्ब ऑफ सैंड जो एक भारतीय नॉवेल है, उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इनके बारे में पढ़े तो क्या है, इंडियन राइटर, लिखने वाली जो राइटर है वो गीतांजलि श्री है, और इनको ट्रांसलेट करने वाली क्या है, डेजी रॉकवेल, ठीक है। डेजी रॉकवेल क्या है, ट्रांसलेटर है, और लिखने वाली जो राइटर है वो है गीतांजलि श्री। इन्होंने क्या, इनको मिला है इंडियन इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर टॉम ऑफ द सेंड। टॉम ऑफ सेंड के लिए क्या है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है इन दो महिलाओं को, गीतांजलि श्री को और डेजी रॉकवेल को। अगर हम बात करें, ये ओरिजिनली हिंदी में लिखी गई एक नॉवेल थी, और ये पहली फर्स्ट बुक है इन इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषा में पहली बुक है जिसको ये हाई प्रोफाइल अवार्ड मिलेगा। अगर बात करें तो मनी प्राइस कितनी है, 63,000 यूएस डॉलर है, या फिर हम बोल सकते हैं 50,000 पाउंड्स है, ठीक है। और ये दोनों में बट जाएगी ये मनी, इसमें गीतांजलि श्री में और डेजी रॉकवेल में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। टॉम्ब ऑफ सेंट के बारे में बात करें तो ये पब्लिश की गई है एक ब्रिटेन में एक बहुत छोटे पब्लिशर के द्वारा, जिसका नाम है टिल्टेड एक्सेस प्रेस के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। ये अभी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया एक 3 मेंबर कमेटी को, जो कि ओवरसीज फंक्शनिंग ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जितने भी ओवरसीज फंक्शनिंग है उनको क्या करेगी, एक तरीके से कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी। तो यहाँ पर इनके बारे में पढ़े तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है ए 3 मेंबर कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन COA, ये अपॉइंट की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें 3 मेंबर रहेंगे, और ये सारे जो ओवरसीज अफेयर हैं उनको कंट्रोल करेंगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जितने भी ओवरसीज अफेयर्स हैं उनको क्या करेगी, रेगुलेट करेगी ये 3 मेंबर कमेटी, जिसको अपॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो इसका काम क्या रहेगा, इसका काम रहेगा अडॉप्टेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इसका एक संविधान है जिसको लागू करना है, और ये संविधान किसके अकॉर्डेंस रहेगा, ये रहेगा नेशनल स्पोर्ट्स कोड, यानी एक राष्ट्रीय खेल संहिता होती है, और एक मॉडल गाइडलाइंस होती है, यानी दिशा निर्देश निर्देश होते हैं, जिनके तहत एक संविधान बनाया जाता है, और उस संविधान को लागू करना ही इस कमेटी का काम रहेगा, ठीक है। यानी अगर आप बात करें, किसी भी कमेटी का एक संविधान होता है, यानी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनको उनका इम्प्लीमेंटेशन किसी न किसी कमेटी के द्वारा किया जाता है। वही ये 3 मेंबर कमेटी है जो कि SC सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू की गई है, बनाई गई है, ठीक है। अगर हम बात करें कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इंक्लूड 2 प्रीवियस मेंबर। देखो, एक तो क्या है, एक तो जज रहेंगे और 2 मेंबर रहेंगे। तो ये 2 मेंबर कौन कौन से, SY कुरैशी, जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, बहुत ही हाई पोस्ट है, हाई प्रोफाइल पोस्ट है इनकी, SY कुरैशी, इनको भी इसमें COA यानी 3 मेंबर कमेटी में जोड़ा गया है। और भास्कर गांगुली, जो कि फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम है, इनको शामिल किया गया है इस कमेटी में। तीसरे मेंबर कौन है, तीसरे मेंबर है AR दवे। AR दवे जो जज हैं, सुप्रीम को अपेक्स कोर्ट के क्या है, जज हैं,
अपेक्स कोर्ट के जज AR दवे को हेड बनाया गया है, जो लीड करेंगे इस कमेटी को। और इसमें 2 मेंबर SY कुरैशी जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन है कमिश्नर है, और भास्कर गांगुली जो कि फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम है। इन दोनों को शामिल किया गया है इस कमेटी में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 26-ईयर-ओल्ड अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक ये बन गई है भारत की पहली आर्मी वुमेन्स, ठीक है, कॉम्बैट एविएटर, ठीक है। भारत की पहली आर्मी फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है? 26 साल की अभिलाषा बराक बनी है। ये हरियाणा से बिलोंग करती है। हरियाणा कैप्टन अभिलाषा बराक ये बन गई है भारत की पहली फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एविएटर कॉर्प्स एज ए कॉम्बैट एविएटर, ठीक है। कॉम्बैट एविएटर के रूप में इनको क्या है, इनको चुना गया है, ठीक है। पहली भारतीय महिला है, ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सबसे पहले होता है पहला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फोकस करेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेन्स बॉक्सिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि टर्की में आयोजित हो रही थी, इसमें टॉप मेडल टैली किसने किया है? एक तरीके से टर्की ने, ठीक है। टर्की ने टॉप किया है इंटरनेशनल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, ठीक है, जो कि इस्तांबुल में आयोजित हो रही थी, ठीक है। आपको ध्यान देना है ये 12वां एडिशन था 2022 के इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का, जिस जो कि वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, ठीक है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का 12वां एडिशन, 12वां संस्करण ये कहां पर था? ये इस्तांबुल टर्की में आयोजित हो रहा था, जिसमें टर्की ने ही टॉप किया है, ठीक है, तुर्की ने ही टॉप किया है। अगर हम बात करें बेलारूसियन और रशियन जो बॉक्सर थी, उनको यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन 2 कंट्रीज के बॉक्सर्स को इसमें अलाउ नहीं किया गया था? तो ये है बेलारूसियन और रशियन को। क्यों नहीं अलाउ किया था? क्योंकि रशिया ने इन्वेड कर दिया था, इन्वाजन कर दिया था, कहां पर? यूक्रेन में। इसको देखते हुए बेलारूसियन और रशियन बॉक्सर्स को इसमें शामिल होने से मना कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें टेलीग्राफ की, तो टर्की फर्स्ट नंबर पर है। टर्की ने 5 गोल्ड जीते हैं, सिल्वर 1 भी जीता, ब्रॉन्ज 2 जीते हैं। टोटल क्या है? 7 मेडल इसने जीते हैं। ऐसे ही आयरलैंड ने टोटल 2 मेडल जीते, कनाडा ने 2 और इंडिया ने 3। लेकिन इंडिया ने गोल्ड एक ही जीता है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी चेयर्ड द 40th प्रगति इंटरेक्शन, जो 40वीं प्रगति संवाद थी उसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की है। इस इनके बारे में पढ़े तो क्या है, श्री नरेंद्र मोदी ने एक क्या किया है, अर्ज किया है इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज को, ताकि मैपिंग की जाए सभी प्रोजेक्ट की विद वाटर बॉडीज। पानी की, एक तरीके से पानी की जो चीजें हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनके साथ जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें वाटर बॉडीज होना चाहिए, ऐसा अर्ज किया है श्री नरेंद्र मोदी ने, ताकि अमृत सरोवर जो उनका प्रोजेक्ट है उनको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। अगर हम बात करें 40वें एडिशन की, तो ये इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। प्रगति जो ये अपना प्रोजेक्ट है, प्लेटफॉर्म है, प्रगति प्लेटफॉर्म है, तो उसकी 40वें संस्करण की जो अध्यक्षता है वो नरेंद्र मोदी ने खुद की है। और ये क्या है, ये प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन दैट ब्रिंग्स टुगेदर द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्या है, जो रूल्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनको एक प्रोएक्टिव गवर्नेंस देनी और उनको जल्दी से जल्दी लागू करना, स्टेट्स और सेंटर के बीच में एक कनेक्शन बनाना, ये इस प्रगति प्लेटफॉर्म का काम है, ठीक है। प्रगति प्लेटफॉर्म आपसे पूछा जाए तो ये आईसीटी बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है प्रगति। प्रगति के तहत क्या है, चीजों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है, और एक तरीके से प्रोएक्टिव गवर्नेंस सेंटर और स्टेट के बीच में स्थापित करनी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंडसइंड बैंक ने क्या किया है, फिनटेक स्टार्टअप महाग्राम पार्टनर्स विद द इंडसइंड बैंक टू नर्चर डिजिटल पेमेंट। क्या है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इंडसइंड बैंक ने क्या किया है, जो एक फिनटेक स्टार्टअप महाग्राम है उसके साथ समझौता किया, उसके साथ पार्टनरशिप की है। इनके बारे में पढ़े तो क्या है, देखिए, एक रूरल न्यू बैंक महाग्राम, ठीक है, इसने टाई अप किया है किसके साथ, इंडसइंड बैंक के साथ, ताकि डिजिटाइज किया जा सके नेशनल पेमेंट इकोसिस्टम को। जितना भी नेशनल पेमेंट इकोसिस्टम है उसको डिजिटाइज करने के लिए नियो बैंक महाग्राम ने और इंडसइंड बैंक ने क्या है, टाई अप किया है, समझौता किया है। ये क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी एक वाइडर स्कोप, बहुत बड़ा स्कोप प्रोवाइड करेगी, ताकि ट्रांजैक्शन
रूरल इंडिया में भी क्या है, ट्रांजेक्शन को डिजिटाइज किया जा सके। रूरल इंडिया में भी ट्रांजेक्शन को डिजिटाइज करने के लिए ये टाइप किया गया है। अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक की, तो इसको स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके एमडी सीईओ सुमंत सुमांत कथपालिया हैं। ठीक है, सुमांत कथपालिया इसके एमडी और सीईओ हैं। इसकी टैगलाइन है, वी मेक यू फील रिचर, हम आपको अमीर फील देंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, टैगलाइन रहेगी इस बैंक की। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है, आरबीआई ने इशू किया है एक गाइडलाइंस फॉर सर्टिफाइड ज्वेलर्स। सर्टिफाइड ज्वेलर्स के लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की हैं, ताकि गोल्ड के इम्प्रूवमेंट को बड़ा बेहतर बनाया जा सके, सॉरी, गोल्ड के इंपोर्ट को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, इसमें क्या है, रिजर्व बैंक ने क्या किया है, एक अनाउंसमेंट की है और एक नई गाइडलाइंस जारी की है, जो परमिट करेगी क्वालिफाइड ज्वेलर्स को, ताकि गोल्ड का इम्प्रूवमेंट इंपोर्ट अच्छे से हो सके। ठीक है, और ये किसके थ्रू होगा, गोल्ड का जो इंपोर्ट होगा, आयात होगा, वो किसके थ्रू होगा, ये होगा इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, आईएफएससी लिमिटेड के थ्रू। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, आईएफसी, सॉरी, आईआईबीएक्स, क्या है, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, आईएफएससी। इसके तहत क्या होगा, इंपोर्ट पर नजर रखी जाती है, गोल्ड के इंपोर्ट पर। ठीक है, तो इसके थ्रू जो भी इंपोर्ट होगा, इसी के थ्रू होगा, और नई गाइडलाइंस क्या है, आरबीआई ने जारी कर दी है। ठीक है, अगर हम बात करें आईएफएससीए और डीजीएफटी की, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब एक सेक्शन करेगी अदर एक्सचेंजेस को भी। ठीक है, अदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ये भी क्या करेगी, सेक्शन करेगी, और ये उन पर नजर रखेगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मूडीज कट्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू 8.8% फॉर 2022। जो मूडीज एक प्लेटफॉर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सर्विस एजेंसी है, जो कि एक तरीके से सर्वे करती है, उसने क्या है, इंडिया की ग्रोथ को 8.8% बताया, 8.8% बताया है 2022 के लिए, और 9.1% बताया है पहले। ठीक है, समझ रहे हो, ये 9.1% थी पहले, लेकिन 2022 में 21 में 9.1% थी, और 2022 में ये 8.8% रह गई है। अगर हम 2022 और 2023 के लिए अगर इन्फ्लेशन की बात करें, तो इसने इन्फ्लेशन बताई है 2022 के लिए 6.8%, और 2023 के लिए इन्फ्लेशन रहेगी 5.2%। ध्यान देना इस पर। उसके बाद मूडीज कॉरपोरेशन के बारे में बात करें, ये एक अमेरिकन बिजनेस और फाइनेंस सर्विसेज कंपनी है, जो कि अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी मानी जाती है। ठीक है, अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी मानी जाती है। ये एजेंसी क्या करती है, सर्वे करती है, और पर्टिकुलर देश की ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन जारी करती है, रैंकिंग बताती है, परसेंटेज में बताती है। ठीक है, कि इसकी ग्रोथ रेट अब इतनी है, इस कंट्री की अब इन्फ्लेशन इतनी है। तो ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी है, और एक कॉरपोरेशन भी है, जो कि बिजनेस और फाइनेंशियल सर्विस को हैंडल करती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें मूडीज की, तो इसके फाउंडर थे जॉन मूडी, और इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट में, और इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही है, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में ही है। ठीक है, उसके बाद यूनिसेफ, जो कि डब्ल्यूएचओ का एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रिलीज किया है फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। पहली ग्लोबल रिपोर्ट जारी की है यूनिसेफ ने असिस्टिव टेक्नोलॉजी के आधार पर। ठीक है, तो देखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड हैव रिलीज द फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट। देखिए, अगर कोई चीज पहली है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो यहाँ पर फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है, GREAT। ठीक है, यानी फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ऐसा ही करके ये क्या है, एक रिपोर्ट है, जो कि पहली रिपोर्ट है, अपने आप में पहली रिपोर्ट है। तो ये डब्ल्यूएचओ ने किसके साथ मिलकर निकाली है, ये निकाली है यूनिसेफ, यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के साथ मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है। और इसमें क्या फोकस किया गया है, इसमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी को फोकस किया गया है, कि क्या क्या टेक्नोलॉजी है जो हमारे चिल्ड्रंस को एक इम्प्रूव करने में, उनकी लाइफ, डेली लाइफ को इम्प्रूव करने में, एजुकेशन इम्प्रूव करने में, उनका जो लालन पालन है, पोषण है, उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो वो टेक्नोलॉजी जो कि एक बच्चे के जीवन में होनी चाहिए, उन सभी को फोकस करते हुए ये रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, अगर हम बात करें हेडक्वार्टर, तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यूनिसेफ का हेडक्वार्टर,
तो ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ के जो हेड है वो कैथरीन एम रूसेल है, और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो है टोर हैथरम। टोर हैथरम यहाँ पर क्या है, यूनिसेफ में क्या है, प्रेसिडेंट है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में न्यूयॉर्क में ही, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पोस्टल डिपार्टमेंट एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने क्या किया है, एक आरोहण 4.0 बिगिन कर दिया है। एक एक तरीके से ये एक इनिशिएटिव है जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट और पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो आरोहण एक मीटिंग के रूप में मानी जाती है। आरोहण आरोहण 4.0 ये एक मीटिंग है, और ये 2 दिन की मीटिंग है जिसमें क्या सीनियर फंक्शनरीज होंगी पोस्टल डिपार्टमेंट की और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की, ठीक है। दोनों की क्या है, सीनियर, एक तरीके से सीनियर ऑफिसर यहाँ पर मिलेंगे, मीटिंग करेंगे। और ये आरोहण 4.0 स्टार्ट हुआ शिमला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, शिमला हिमाचल प्रदेश में आरोहण जो कि एक मीटिंग है किसकी, पोस्टल डिपार्टमेंट की और पोस्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, ठीक है, के ऑफिशियल्स की, तो वो शिमला में आयोजित होगी, ठीक है। अगर हम बात करें इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, ये डिस्कस करना है डेलिब्रेट वे टू फर्दर डीपन द फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जा रहा है, ठीक है, ये मीटिंग हो रही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्लूजन होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंक में जोड़ा जाए, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए, एक तरीके से बढ़ाने के लिए ये दोनों डिपार्टमेंट मीटिंग कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये क्या है, बैंकिंग, इसका दूसरा काम ये भी रहेगा कि बैंकिंग सॉल्यूशन टू एवरी सिटीजन, सभी देश के नागरिकों को क्या है, बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का और पोस्टल डिपार्टमेंट का काम रहेगा। आपको पता है कि पोस्टल सर्विसेज क्या है, बैंक का काम भी करती हैं, ठीक है, एज ए बैंक भी वर्क करती है पोस्टल सर्विस, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो पोस्टल डिपार्टमेंट है ये आईपीपी यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ वर्क करेगी, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है उसको फुलफिल किया जा सके। अगर हम बात करें इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की, इसको लॉन्च किया गया था ऑनरेबल ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 में, 1 सितंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को लॉन्च कब किया गया, किसके द्वारा, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 सितंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है मेड इन इंडिया टीबी इन्फेक्शन स्किन टेस्ट को, ठीक है। टीबी इन्फेक्शन को टेस्ट करने के लिए एक सीटीबी नाम से एक टेस्ट होगा जो कि भारत के द्वारा बनाया गया है, इन्वेंट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बारे में बात करें तो इंडिया क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा न्यूली अप्रूव्ड मेड इन इंडिया टीबी इन्फेक्शन स्किन टेस्ट, जिसको सीटीबी का नाम दिया गया है, ठीक है, सीटीबी। और ये मनसुख मांडविया के द्वारा, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उसके द्वारा लॉन्च किया गया एक टेस्ट है, ठीक है, अप्रूव्ड किया एक टेस्ट है। किसने अप्रूव किया, मनसुख मांडविया, जो कि हमारे क्या है हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने सीटीबी एक टेस्ट को, टीबी टेस्ट को क्या है अप्रूव किया है। अगर हम बात करें, एक न्यू इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है, अडॉप्ट पीपल विद टीबी। टीबी के साथ जो भी लोग हैं, टीबी से ग्रस्त जो लोग हैं, उनको अपनाइए। ये एक हमारा इनिशिएटिव है, हमारी पहल है, जिसमें हम क्या करेंगे, कॉर्पोरेट्स हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या पॉलिटिकल पार्टीज होगी, उन सभी में टीबी के जो मरीज है उनको शामिल किया जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं हम क्या है, अलगाव समझते हैं उनको, अलगाव की भावना लाते हैं जब टीबी का कोई मरीज आ जाता है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज है और आप क्या है हमें ट्रांसफर कर सकते हो इस डिजीज को, आप हमसे दूर रहिए। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, इस अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है, अडॉप्ट द पीपल विद द टीबी, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, आप ध्यान रखिए। उसके बाद मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, जो ब्रिक्स के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं उसकी एक मीटिंग हुई है, और ये वर्चुअल मीटिंग में क्या है, वैंग यी ने क्या है, जो स्टेट काउंसलर और फॉरेन मिनिस्टर चाइना है, चाइना से, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसको प्रिसाइड किया है, इसको इसकी अध्यक्षता की है, और इसमें ब्रिक्स के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, रिलेशन ये बीजिंग में आयोजित हो रही थी, ठीक है। अगर बात करें तो कॉन्फ्रेंस अटेंड की गई है किस किस के द्वारा, एक नलेडी पंडर के द्वारा जो साउथ अफ्रीका के मिनिस्टर है। उसके बाद कार्लोस एल्बर्टो फ्रेंका, ये ब्राजीलियन फॉरेन मिनिस्टर है। उसके बाद सर्गे लेवरोव लेवरोव ये, और सुब्रमण्यम जयशंकर, ये भारतीय है।
तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ सुब्रमण्यम जयशंकर है, जो कि भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। भारतीय इंटरनेशनल सॉरी इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? ये है सुब्रमण्यम जयशंकर। इन्होंने क्या है, जो ये मीटिंग हो रही थी ब्रिक्स के जो अपने फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स हैं, उनकी मीटिंग जो हो रही थी, उसमें शामिल हुए थे सुब्रमण्यम जयशंकर जी, जो कि अपने इंडियन एक्सटर्नल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। ठीक है। उसके बाद आरबीआई ने क्या किया है, एक रिड्यूस किया है नेट वर्थ रिक्वायरमेंट को फॉर नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट यूनिट्स। जितनी भी भारत बिल पेमेंट यूनिट्स हैं, उनको एक क्राइटेरिया में रखा जाता है। उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है आरबीआई की, कि आपके पास ये पर्टिकुलर अमाउंट आपके पास होनी चाहिए, तभी हम आपको दर्जा दे सकते हैं नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट यूनिट का। ठीक है। तो एक पहले एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था भारत बिल पेमेंट यूनिट बनने के लिए, अब वो क्राइटेरिया कम कर दिया गया है। देखते हैं कितना क्राइटेरिया पहले था और अब कितना हो गया है। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ईज किया है नॉर्म्स को नॉन बैंकिंग एंटिटीज के लिए, भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स के लिए। क्या किया है कि अब उनको जो क्राइटेरिया है 25 करोड़ का रखना पड़ेगा, यानी अब मिनिमम अमाउंट उनके पास 25 करोड़ की होनी चाहिए। ठीक है। पहले ये अमाउंट 100 करोड़ की थी। अगर कोई भी यूनिट जिसके पास 100 करोड़ रुपए होते थे, वही नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट यूनिट के रूप में काम कर सकता था। लेकिन अब क्या है, कोई भी भारत बिल पेमेंट यूनिट के रूप में काम कर सकता है अगर उसके पास 25 करोड़ रुपए की धनराशि है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भारत ड्रोन महोत्सव 2022 ये शुरू हुआ है। इसको इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल है। ठीक है। भारत ड्रोन महोत्सव ये इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल, जिसका नाम है भारत ड्रोन महोत्सव 2022। और ये क्या है, इसमें इंटरेक्शन किया गया है किसान ड्रोन्स के ड्रोन पायलट्स के बीच, एज वेल एज विटनेस किया गया है ओपन एयर ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन को। ठीक है। ये किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया है। और ये 2 डे इवेंट है, 2 दिन का ये अवसर रहेगा, उत्सव रहेगा, जो कि 27 और 28 मई में रहेगा। ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूज है। उसके बाद गवर्नमेंट ने री एस्टेब्लिश्ड किया है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी की जो सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी है, उसको रीअपॉइंट किया है किसने? गवर्नमेंट ने। इनके बारे में पढ़े तो क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी विच वॉज फॉर्म्ड 7 years ago, जो कि 7 साल पहले जो एक एडवाइजरी बॉडी बनाई गई थी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ आर्कियोलॉजी ऑन आर्कियोलॉजी, इसको प्रमोट किया गया है। और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के बीच के लोगों के बीच, और क्या है, जो पीपल वहां पर काम करें, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च साइट पर जो काम करें, उनके बीच से तालमेल बनाने के लिए ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाया जा रहा है। ठीक है। रीअपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वी विद्यार्थी एस वी विद्यावथी आईएएस हैं, वी विद्यावती आईएएस हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल है किसके? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके फाउंडर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम है, और इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में है, 24 तिलक मार्ग पर है। ठीक है। 24 तिलक मार्ग पर इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में ही बन सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड क्या है। ठीक है। उसके बाद नरेंद्र बत्रा, इन्होंने रिजाइन दे दिया है प्रेसिडेंट के पद से, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पद पर थे। ठीक है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा ने क्या कर दिया है? रिजाइन दे दिया है। क्यों रिजाइन दिया, देखते हैं। नरेंद्र बत्रा ने रिजाइन दे दिया है फ्रॉम हिज पोजीशन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पद से, प्रेसिडेंट के पद से नरेंद्र बत्रा ने क्या है? इस्तीफा दे दिया है। अगर हम बात करें, इन्होंने इंडिकेट भी किया है, ये भी इंडिकेट किया है कि वो फ्यूचर में कभी भी प्रेसिडेंट आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कभी नहीं बनेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एफआईएच के प्रेसिडेंट भी हैं, ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है,
और इसके सेक्रेटरी जनरल, ये आपसे पूछा जा सकता है, राजीव मेहता है। राजीव मेहता सेक्रेटरी जनरल है और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो नरेंद्र बत्रा थे। हाल ही में उन्होंने रिजाइन दे दिया है। उसके बाद ये देखिए, ये है नेक्स्ट न्यूज और ये इसमें क्या है, जीआरएसई इन्होंने लॉन्च किया है इंडियन नेवी सर्वे वेसल को, जिसका नाम है आईएनएस निर्देशक। अब जीआरएसई है क्या और आईएनएस निर्देशक है क्या, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए, निर्देशक क्या है, निर्देशक का मतलब होता है एक तरीके से जो आपको सर्वे व्हीकल होगा, ठीक है, सर्वे वेसल होगा। ये सेकंड है 4 वेसल सर्वे वेसल में से, 4 सर्वे वेसल में से दूसरे नंबर का है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है, जीआरएसई। ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, जीआरएसई क्या है। ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है, जो कि क्या है, लड़ाकू जहाज, समुद्री जहाज बनाते हैं, ठीक है। इन्होंने निर्देशक, आईएनएस निर्देशक को क्या है, हाल ही में लॉन्च किया है। अच्छा, और जो ये जीआरएससी है, इसका एक कोलैबोरेशन है किसके साथ, एलएनटी शिप बिल्डर्स के साथ भी है, ठीक है। दोनों ने मिलकर ये निर्देशक, आईएनएस निर्देशक जहाज बनाया है और इसे लॉन्च किया गया, कहां पर लॉन्च किया गया है, कट्टुपल्ली चेन्नई में, कट्टुपल्ली चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया। चेन्नई चेन्नई कोस्ट पर, पोर्ट पर इसको लॉन्च किया गया। कट्टुपल्ली नाम से एक पोर्ट है जहां पर इसको कमीशन्ड किया जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें निर्देशक नाम, इस जहाज को निर्देशक नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि 32 साल की सर्विस के बाद 2014 में निर्देशक नाम का एक जहाज डीकमीशन्ड किया जा चुका है, तो उसी के नाम पर इसको फिर से कमीशन्ड किया गया है, ठीक है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंच राइवरा रिवेरा फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल, इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से, ठीक है, एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। कहां पर अवार्ड मिला है, ये फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है। अगर हम बात करें, एक बॉलीवुड एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, काफी उम्दा एक्टर हैं, तो इनको सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा, यानी सिनेमा में अपने एक्सीलेंस कंट्रीब्यूशन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है। अगर हम बात करें, एमी अवार्ड विनिंग एक अमेरिकन एक्टर है जिनका नाम है विंसेंट डी पॉल ने उनको ये अवार्ड दिया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक न्यूज है, क्या है, इंडियन ऑफिसर अनवर हुसैन शेख जो कि एक इंडियन ऑफिसर है, इनको चेयरमैन बनाया गया है डब्ल्यूटीओ कमेटी का। डब्ल्यूटीओ कमेटी का एक चेयरमैन बनाया गया है इंडियन ऑफिसर अनवर हुसैन शेख को। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। अनवर हुसैन शेख ये इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर है, इनको चेयरमैन बनाया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक कमेटी ऑन टेक्निकल बैरियर ऑन ट्रेड। एक ऐसी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है जो कि टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड पर क्या करती है, फोकस करती है। जो भी व्यापार में जो भी बाधाएं हैं उनको टैकल करने का जो काम करती है जो कमेटी, उसके चेयरमैन बने हैं अपने गवर्नमेंट ऑफिसर अनवर हुसैन शेख, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये रिप्लेस करेंगे किसको, रिप्लेस करेंगे एलिसा मारिया ओल्मेडा डी अलेजेंद्रो फ्रॉम मैक्सिको, ठीक है। ये किसको रिप्लेस करेंगे, ये करेंगे एलिसा मारिया ओल्मेडा डी अलेजेंद्रो फ्रॉम मैक्सिको, ठीक है। अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ की, ये 164 कंट्रीज इसमें शामिल है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये रूल्स को फॉर्मुलेट करती है ताकि ग्लोबल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। डब्ल्यूटीओ का काम क्या है, डब्ल्यूटीओ का काम है रूल्स बनाना, ठीक है, ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ के हेडक्वार्टर की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर की, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और डायरेक्टर जनरल की बात करें तो ये नगोजी ओकोंजो अवेला, ठीक है, इवेला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नगोजी ओकोंजो इवेला यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं। अगर हम बात करें तो इसका पर्पस है रिडक्शन ऑफ ट्रैफिक एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड, जो ट्रेड में जितने भी बैरियर्स हैं उनको हटाना ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है। अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ के ईयर की, फाउंडेड ईयर की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। उसके बाद हमारी सारी न्यूज समाप्त होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये सेशन पसंद आते हैं तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।